पर दर्शकों को मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ को होस्ट, इसलिए मुझे हर वक्त अनम्यूट की प्रॉब्लम रहती है। नेवर माइंड। तो सब लोगों का इस कन्वेंशन में वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रस्तुतकर्ताओं के साथ। यहाँ पर जो करके गया था पहले विवेक, अब नहीं चल रहा है मेरा कुछ भी। विमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, थैंक यू जी। तो आइए हम अपने अगली प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन द 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं शताब्दी में हम किस तरह अमेरिका में बसे हुए छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को किस तरह हिंदी सिखाएं। और इस वक्त हम जिस स्ट्रैटेजी या टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका नाम है कहानियां सुनाकर। तो ये प्रेजेंटेशन, ये प्रस्तुति साधना कुमार जी करेंगी, जिनकी परिचय में मैं क्या बात कहूं, अपूर्व ने पहले ही कह दिया कि उनका एक स्टूडेंट इतने साल बाद भी उनको इतने प्रेम से आदर कर सकता है, याद कर सकता है। तो ये साधना कुमार जी बहुत बहुत सालों से पहले एक्रन एरिया में हिंदी पढ़ा रही थी, हमारे एक्रन संडे स्कूल में। और ये अपने शिक्षक होने के नाते अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ भाषा नहीं, जीवन के मूल्य भी देती हैं। साधना जी ने 1998 में सबसे पहले हिंदी पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे आप कहिए कि इनका शिक्षकपन निखरता गया। और 2013 में गैब्रिएला जी की लीडरशिप में, किरण खेतान जी की प्रोत्साहन देने में, इन्होंने स्टार टॉक की वर्कशॉप्स अटेंड करी, जिससे नए टेक्निक्स, नई शैली, नई विधि और नए नए प्रयोग इन्होंने अपनी क्लासरूम में भी लिए। ये अपनी प्रतिभा शैली सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रख पाई हैं, इन्होंने बहुत प्रेजेंटेशंस दी हैं स्टार टॉक के मध्य से, और काफी टीचर्स को इन्होंने ट्रेन भी किया है। तो आइए साधना जी से हम सीखें और समझें किस तरह अपने अमेरिकन हेरिटेज लर्नर्स को इंगेज कर सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनको ये भाषा सिखा सकते हैं। तालियों से आप स्वागत कीजिए अब साधना जी का। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत आपने ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ जो भी कुछ मुझे मालूम है मैं अपना शेयर करना चाहूंगी। मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो खासकर तो शिक्षकों के लिए ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो यहाँ पर माता पिता, दादा दादी और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी कुछ ना कुछ इससे लेकर जाएंगे। तो जैसे रश्मि जी ने बताया कि मेरी जो प्रस्तुति है वो शुरू में होएगी कुछ चुनौतियां और उनके समाधान जो हमें यहाँ पर अमेरिका या अन्य देशों में रहकर हिंदी को दूसरी भाषा की तरह सिखाने के लिए जो हमें सहने पड़ते हैं, उनके बारे में बात होगी। उसके बाद 21वीं सदी में आज जो है गैब्रिएला जी ने हमारा जो है फाउंडेशन हमें दे दिया है 21वीं सदी में शिक्षण का। तो उसका वो जो हमें आज, क्योंकि जिस सदी में हम रह रहे हैं हमें वही तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो उन्हीं तौर तरीकों को अपनाते हुए हम हिंदी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या प्रभावी तरीके हैं, क्या पद्धतियां हमें अपनानी होंगी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हिंदी का हिंदी के अपरंपरागत जो तरीके होते हैं, जैसे कहानी के द्वारा भाषा शिक्षण कैसे हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेरी प्रस्तुति के बाद जो अगली प्रस्तुति होगी नूपुर खंडेलवाल की, वो भी इसी अपरंपरागत तरीके से जुड़ी हुई है। वो संगीत के ऊपर अपनी चर्चा करेंगी कि संगीत से हम गीतों के माध्यम से कैसे शिक्षा को आकर्षण उसके के लिए आकर्षण बना सकते हैं बच्चों का।
तो उसके बाद हिंदी शिक्षण के बारे में जब मैं बात करूंगी तो आपको बहुत सारे उदाहरण भी दूंगी कहानियों के ऊपर बनी हुई गतिविधियों का। और वो गतिविधियां ऐसी होंगी, ये सभी जो भी मैं अपने प्रेजेंटेशन में जो लिंक्स और गतिविधियां इस्तेमाल करूंगी वो सभी आपको चैट में उसका लिंक डाल दूंगी, और आप जो है बाद में कोई भी शिक्षणगण उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत महत्वाकांक्षी मेरा एजेंडा है। मैंने बहुत सारी चीजें इस अपने प्रेजेंटेशन में समेटी हैं। बिना कुछ देर करे तो मैं फटाफट शुरू करती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये मेरा एजेंडा है। तो सबसे पहली जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आता है कि हमें हिंदी का क्यों पढ़ानी चाहिए अमेरिका में। तो सीधा सा जवाब तो ये है कि अगर हम आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने भाषा से, अपने संस्कृति से, उसके इतिहास से, उसके लोगों से किसी भी तरह से रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उनकी जड़ों को उनसे जोड़े रखना चाहते हैं, तो हमें उनको हिंदी सिखानी ही पड़ेगी, वरना सब कुछ खो जाएगा। और भाषा तो अनुवाद करके भी सीखी जा सकती है, समझ सकते हैं। अगर कोई अंग्रेजी में बोल रहा है और किसी को हिंदी मालूम है तो बता देगा, मतलब समझ आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अनुवाद करने से जो भीतरी मंशा होती है वक्ता की, जो लेखक की, वो खत्म हो जाती है। उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ शब्द हैं जिनका अनुवाद हो ही नहीं सकता। जैसे अंग्रेजी में जो एक कहावत है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, वो इस बात का जो है बिल्कुल सटीक उदाहरण देती है कि अनुवाद से हम अंदर की मंशा को कभी भी नहीं जान सकते। तो सत्य यह है कि आज समय की जो आवश्यकता है वो क्या है कि हम वर्तमान में छात्रों को उन नौकरियों, उन प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार कर रहे हैं जो अभी हैं ही नहीं। ये आपने YouTube पे पढ़ा होगा कि ऐसी ऐसी समस्याओं के लिए जो समस्या हमें पता ही नहीं है। तो हम जो है उनको बहुत कुछ शिक्षा इस समय दे रहे हैं जिसके लिए हम उनको आगे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसका सीधा साधा संबंध भाषा से है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा साधन है जो हर विषय को जोड़ती है, जो संस्कृति को जोड़ती है, जो सभ्यताओं को जोड़ती है। तो चाहे आप पहली भाषा को सिखा रहे हैं उस रूप में, चाहे दूसरी भाषा को सिखा रहे हैं उस रूप में, हर तरह से मतलब भाषा का इस्तेमाल भी, तो जैसे आजकल पुराने जमाने में जब शुरू में बात हुई थी कि शुरू में कि पहले जैसे सुशीला आंटी जी जो हैं वो चिट्ठियां लिखकर जो है कम्युनिकेशन करते थे। अब जो है फेसबुक और लैपटॉप और सबसे इनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है उन्होंने इस जो बेसिकली सुशीला जी आंटी ने तो इस समय आके ये सब कुछ सीखा। लेकिन आजकल की जो हमारी 21वीं सदी की शिक्षा है उसमें हम आने वाली पीढ़ियों को पहले से ही इन सब आने वाले चेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं। तो पहले भाग में हम आते हैं और उसमें शिक्षण में जो चुनौतियां हैं और उसमें क्या सुझाव हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, जो इसका क्रम होता है, ये बहुत बहुआयामी है। जिस भाषा का जन्म जिस देश में होता है वहाँ चहु और भाषा दिखती है आपको, सारे वातावरण में दिखती है। जैसे अगर भारत में जाएं तो आप हिंदी सुनते हैं, बस में सुनते हैं, ट्रेन में सुनते हैं, बाजार में सुनते हैं, विज्ञापनों में सुनते हैं, गानों में सुनते हैं। खाने का अगर कोई मतलब पैकेट आप खरीदते हैं उस पे जो एडवर्टाइजमेंट है, जो उसमें जो सूचना उसके ऊपर खाने के पैकेट के ऊपर लिखी हुई है, वो भी हिंदी में है। हर तरफ हिंदी है। स्कूल में ही हिंदी नहीं होती, हर तरफ हिंदी होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। और ये व्यावहारिक ज्ञान जो है ये
जहाँ भाषा का जन्म होता है, जहाँ भाषा प्रयोग होती है, वहां बड़े आसानी से हो जाता है। और इस व्यवहारिक ज्ञान के बिना भाषा को सीखना और उसको अपने अंदर लेना, उसका प्रयोग करना व्यवहारिक, वो बहुत मुश्किल होता है। तो शिक्षकों के लिए यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाषा विकास कैसे होती है, क्योंकि अगर वह यह जान ले कि कैसे विकास होता है, भाषा का विकास कैसे होता है, तो वो अपने शिक्षण में इन विधियों को इन विधियों को अपनाते हैं और इन विधियों को अपनाकर उनके ऊपर गतिविधियां बनाते हैं ताकि शिक्षण जो है वो अधिक प्रभावशाली हो सके। तो जैसा हमारी संस्कृति में हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है अभिमन्यु ने कैसे सीखी थी। अभिमन्यु ने जो है अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सुनी थी और उसका प्रयोग उसने युवा अवस्था में जब आगे आगे जरूरत पड़ने पर किया था। तो शिशु जो है वो गर्भ से ही माँ के बोल सुनता है, लेकिन क्योंकि पैदा होने के बाद उसकी जिह्वा की मांसपेशियां जो हैं वो पुष्ट नहीं होती, वो बोल नहीं सकता, परिपक्व नहीं होती। तो सब कुछ वो भाषा जो सुनता है इधर उधर उसके वातावरण से, जो भाषा उसके चारों तरफ सुन रही है, उसको अपने अंदर संचित करता रहता है। और हम लोग बहुत बार खुद भी बोलते हैं कि अच्छा ये बच्चा समझता बहुत कुछ है। जब आप इसको कुछ बोलेंगे तो अगर किसी का नाम लेंगे तो उसकी तरफ, या इसका भी नाम लेंगे तो वो देखता है हमारी तरफ, लेकिन बोल नहीं पाता। वो इसीलिए क्योंकि उसको समझने की शक्ति बहुत है। और ये जो प्रक्रिया है, जिसका भाषा सीखने की प्रक्रिया, उसको संक्षिप्त में हम कर सकते हैं सुबोपली: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना सबसे पहले बहुत जरूरी है, इसलिए मौखिक भाषा जो है मौखिक रूप से ही शुरू होती है और उसके बाद ही जब समझना शुरू होता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और लिखना बाद में आता है। तो यह प्रक्रिया अगर हम शिक्षक इस्तेमाल करें तो हमारी जो शिक्षण है वो ज्यादा सफल होगा। बिना समझे जो है भाषा अर्थविहीन होती है और अपना मौलिक कार्य जो उसका जो कम्युनिकेशन या संचार है उसको नहीं कर सकती। तो भाषा सीखने में अमेरिका में जो है वो अंग्रेजी जो है वो मुख्य भाषा है और हिंदी एक दूसरी भाषा है। तो यहाँ जो हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने में जो समस्याएं और जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उनसे क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के क्या उपाय हैं, अगर हम उनके ऊपर दृष्टि डालें और उनसे निपटने की तैयारियां रखें तो वही हमारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो है शिक्षण के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करें, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हम इन तथ्यों पर दृष्टि डालें। और जो सबसे बड़ा तथ्य ये है कि वर्तमान दौर में कौन सी शिक्षा प्रणाली सफल होगी, वही शिक्षा प्रणाली जिसमें यथार्थवाद और जीवन से जुड़ी हुई हो। दूसरा, हम ये भूल जाते हैं कि हम अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी जो है ये मूल भाषा है और हम जो है हिंदी का निरंतर उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रवीणता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रहे कि भारत में भी, हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी अब एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगी। अधिक से अधिक स्कूलों में भाषा का जो माध्यम की भाषा है, शिक्षण माध्यम जो है वो अंग्रेजी हो गया है। और वह इसलिए क्योंकि अधिकतर कार्य जो रोजगार के कार्य हैं उनमें अंग्रेजी की जरूरत होती है। तो ये यथार्थ है, इससे हम विमुख नहीं रह सकते। हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो वर्तमान जीवन से जुड़ी होनी चाहिए और यथार्थ को देखते हुए उसी के अनुसार हमें अपने आप को बदलते हुए चलना चाहिए। तो अमेरिका में शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी
और आवश्यकता भी है, और ये सर्वव्यापी है। तो आवश्यकता और निरंतर प्रयोग जो भारत में जो चहु और हमें हिंदी दिखती है, वो यहाँ नहीं है। इसलिए इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देना है कि प्रभावी ढंग से हम क्या कर सकते हैं जिससे अंग्रेजी की तरह हिंदी भी, जो हिंदी सीखते हैं उनके लिए आसान हो जाए। तो ये अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये टेबल, इसमें कई सारी मैंने बाधाएं लिखी हैं और उसके दूसरी तरफ मैंने कुछ समाधान लिखे हैं। हालांकि अलग अलग उनको सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन आप जब सुनेंगे इनको बारे में हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं। तो कुछ एक जो समाधान हम करेंगे उससे बहुत सारी समस्याएं वो सुलझाई जा सकती हैं। तो समय जो है वो बहुत ही बड़ी चीज है, और छात्र, माता पिता सभी लोग जो हैं समय की कमी महसूस करते हैं। तो कारपूलिंग है, कंप्यूटर शिक्षा है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, एक ये इनका कुछ उदाहरण है जिनका समाधान हम कर सकते हैं। दूसरी, आजकल की जो पीढ़ी है उनको कुछ ना कुछ ठोस कारण, तर्क चाहिए कि हिंदी हम सीखें क्यों। अंग्रेजी हर जगह चलती है, इंटरनेट पे अंग्रेजी चलती है। मैं अपने बच्चों की बात बताती हूँ, जो अमेरिका से पहली बार वो भारत गए, तो बोले यहाँ पे तो सब कोई अंग्रेजी में बात करता है और गर्व से बात करते हैं, तो हमें हिंदी सीखने की क्या जरूरत है। तो उनको जो है कुछ थोड़े से, मतलब आपको अपने अपने हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा ये सिखाना पड़ेगा कि किस लिए हमें हिंदी सीखनी चाहिए, क्या कारण है। तो एक पहला तो ये दादा दादी सगे संबंधियों से वार्तालाप, उनके बारे में जानकारी, पारिवारिक, मतलब हर बच्चे का आप अपने अपने हर बच्चे को आप अलग ढंग से सिखा सकते हैं, अलग ढंग से उनकी जो रुचियां हैं उनके हिसाब से उनको फुसला सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनको कारण दे सकते हैं। जैसे मेरा एक बच्चा है, वो पारिवारिक जो है जड़ों के बारे में जानना बहुत चाहता है, तो उसके लिए ये अच्छा तरीका बन जाता है, प्रेरणा स्रोत है कि उसको जो है पारिवारिक जड़ें, पारिवारिक तथ्य, उनके बारे में इससे जानकारी मिल सकती है। पारिवारिक उपलब्धियां, कठिनाइयों का सामना, उनके उनके दृष्टिकोण क्या है, परिवार के सदस्यों के, उनके बारे में जानकारी जो है अगर मिल जाए तो वो कुछ थोड़े से और आवश्यकता के कारण बन सकते हैं। साथ ही आवश्यकता कारण है, लेकिन प्रेरणा और भी ज्यादा चाहिए। और जो प्रेरणा है वो अगर अंतर अपने दिल से आती है, किसी के भी बच्चे के दिल में आप प्रविष्ट करा सकते हैं, तो उसका असर और ज्यादा होता है। और कुछ प्रेरणा के साधन ऐसे हो सकते हैं जैसे पारिवारिक व्यंजन बनाना। अगर भारत गए थे और भारत में आपने बच्चे ने कुछ खाया और बहुत पसंद आया, तो उससे पूछो, फोन करके पूछे, दादी माँ से पूछे कैसे बनाएंगे, सीखे। और अगर कोई परंपरा निभाई थी, किसी शादी में भारत गए थे और शादी में जाके देखा कि ये रस्म ऐसे हो रही थी, या उसने ऐसे कपड़े पहने थे और मुझे भी वैसा चाहिए, उस कारण हो गया ना, प्रेरणा उसके अंदर से जगी, ये इच्छा। तो ये इस तरह के कुछ समाधान मैंने सुझाए हैं इसमें। कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना, त्योहारिक अनुष्ठान करना, ये सारे इस तरह की प्रेरणाएं हैं जो उनको अंदर से उनमें भावना जगा सकती हैं बच्चों में कि वो हिंदी को सीखें। फिर जानिए, सच है, ये बिल्कुल सच बात है, आप इसे चाहें या ना, इसे मानना चाहें या ना मानना चाहें, लेकिन माता पिता जो हैं कई बार वो भी खुद बाधा बन जाते हैं। हालांकि वो स्वयं हिंदी जानते हैं या और भाषाएं भी जानते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण या बच्चों के चहुमुखी विकास के कारण ये सोचने लगते हैं कि हम तो इनको और भाषाएं सिखाएंगे या और विषयों में डालेंगे, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और में डालेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह में, उनसे उनका चहुमुखी विकास ज्यादा होगा। और साथ ही साथ फिर उनके अगर जो कोई डाल भी देता है बच्चा
स्कूल में, हिंदी के स्कूल में, उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं वो अव्यावहारिक होती हैं। और क्योंकि इतनी अव्यावहारिक अपेक्षाएं होती हैं, वो सोचते हैं 1 घंटे की क्लास करके हफ्ते में वो जो है हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ बहुत आसानी से सीख जाएंगे। हालांकि क्या होता है कि हिंदी को गृह कार्य की तरह महत्व भी नहीं देते। एक एक हफ्ते में अगर एक बार क्लास होती है तो उसके बाद अगली बार क्लास में जाते हैं, तब दोबारा से वो हिंदी सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो पिछला किया हुआ याद नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है जिसको जो है, जिसका समाधान माता पिता ही कर सकते हैं। और उनकी अपेक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहारिक हों, जो व्यवहारिक हों। और अगर वो ये सोचते हैं, जैसे बच्चे हैं यहाँ पर स्कूल्स में, जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें दूसरी भाषाएं सिखाई जाने लगती हैं, अधिकतर मिडिल स्कूल में सिखाई जाने लगती हैं। लेकिन मिडिल स्कूल में भी वो 3 बार, कम से कम 3 बार हफ्ते में सीखते हैं भाषा को। और 3 बार सीखने के बाद उसका होमवर्क भी होता है। और यहाँ पर जो है होमवर्क नहीं करते हैं बच्चे हिंदी। तो मतलब हिंदी की तुलना आप और भाषा जो स्कूल में सिखाई जाती हैं, जिनकी आवृत्ति काफी होती है सीखने की हफ्ते में, उनसे नहीं कर सकते। तो माता पिता की अपेक्षाएं जो हैं व्यवहारिक होनी चाहिए। फिर हम जो है, चाहे जो भी कोई उम्र है, चाहे जो भी कोई उम्र है, जाने अनजाने हम हर उम्र में किसी ना किसी का जो है अनुसरण करते ही हैं। जो पीयर प्रेशर होता है वो ये नहीं कि छात्रों के साथ ही सीमित है, ये माता पिता के साथ भी सीमित है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जो हिंदी स्कूल के ऑर्गेनाइजर हैं, उनके लिए ये बहुत सटीक बात है कि वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढे जो प्रवक्ता बन सकते हैं उनके लिए, जिनका उस लोकल जो स्थानीय समुदाय है उसमें उनका दबदबा है, उनका अनुसरण करना चाहते हैं जिनका लोग, तो उनको अगर प्रवक्ता बनाएंगे और अगर उनके बच्चे हिंदी पढ़ते हैं तो साथ ही जो और माता पिता हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, इनके बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, इनका स्थान अच्छा है, हमारे बच्चे भी हिंदी पढ़ेंगे, शायद हमारा भी स्थान अच्छा हो और हमारे बच्चे भी और आगे जाएंगे। फिर साथ ही जो है भाषा को सीखने से जो रोजगार में और बहुत लाभ होते हैं, उनके बारे में माता पिता को जानकारी दें। तो यहाँ मैंने कुछ लिंक लगाए हैं जिनके जिक्र मैं अभी यहाँ नहीं करूंगी समय अभाव के कारण, क्योंकि आप लोग जो हैं, जिसकी इच्छा होगी वो देख सकता है ये। तो इनसे जो है प्रेरणा मिलेगी, इनसे लोगों को हिंदी सीखने की प्रेरणा मिलेगी। और ये एक समाधान है ना सीखने वाला जो एनरोलमेंट का भी होता है। फिर निर्देश की आवृत्ति, ये जो पहले भी मैंने जिक्र किया था, जो अव्यावहारिक जो अपेक्षाएं होती हैं, उसके लिए एक तो हिंदी को घर की भाषा बनाएं। फिर उसके बाद शिक्षकों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो भाषा को, जैसे भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से वो सिखाएं। जैसे हम भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सोचने के लिए अकेले, फिर भाषा का इस्तेमाल हम किसी और से बोलने के लिए करते हैं, या भाषा का इस्तेमाल कुछ प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, सिखाने के लिए करते हैं। भाषा की जो गतिविधियां हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए कि पहला कार्य हम ये करें कि बच्चा खुद करे कुछ कार्य, कुछ जो है किसी और के साथ कार्य करे, और कुछ कार्य ऐसे करें जो प्रस्तुत कर सकता है। तो अलग अलग तरह से उनको कार्य करने का मौका दें। और हिंदी के गृह कार्य को भी उतना ही महत्व है जितना और विषयों को देते हैं, क्योंकि गृह कार्य ही एक हफ्ते में हुई एक क्लास में जो सीखा, अगर हमने उसको एक तो अंतःकरण के लिए, उसी सामग्री का अंतःकरण के लिए, एक तो ये बहुत जरूरी है जो मैंने अभी ये बताया कि भाषा का जो व्यावहारिक प्रयोग है उसके लिए कुछ कार्य करने के लिए उनको अलग अलग अवसर दें।
इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है क्या आवश्यक है कि हिंदी जो है उसको जो है अगर गृह कार्य नहीं करेंगे, जो हिंदी में गृह कार्य मिलेगा उसे नहीं करेंगे, तो अगले बार जब बच्चा स्कूल में आएगा तो उसे पहला तो कुछ याद नहीं रहा, उसने जो आगे सीखा है, आगे जो सिखा रही है अगर टीचर, तो वो वापस जाएगा, क्योंकि वो तो इतना घबरा जाएगा कि मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। तो फिर टीचर फिर वापस जाएगी। तो मतलब जो कहावत है ना कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे, तो इसलिए जो है भाषा जो है उसको, उसकी शिक्षण की सफलता और सीखने की सफलता दोनों ही खत्म हो जाती हैं। एक थोड़े से समय, अगर थोड़ा सा भी समय गृह कार्य में बिता दें तो उससे कितना फायदा होगा। और आजकल के जमाने को देखते हुए फोन और कंप्यूटर पर हिंदी की एप्स और हिंदी के फॉन्ट लगा के छोटे इनसे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे ईमेल हिंदी में भेजिए, टेक्स्ट हिंदी में भेजिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और साक्षरता बढ़ जाएगी, फटाफट बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा बात है कि हिंदी को घर की भाषा बनाएं, जिससे बच्चे जो हैं उसके जो है उसको अनायासी बेसिकली सीख लें। तो 21वीं सदी में शिक्षा, अब 21वीं सदी में शिक्षा के जो है कैसी होनी चाहिए, इसके लिए चार जो क्षेत्र हैं उनमें विशिष्ट कौशल मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा, क्योंकि भाषा का सबसे बड़ा कार्य ही क्या है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, इसलिए ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरा है कोलैबोरेशन। आजकल जो है जो नौकरी है, चाहे जिस भी तरह की नौकरी है, आप जो भी कर रहे हैं आप, उसमें कोलैबोरेशन टीम वर्क, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में, जो एक्टिविटीज गतिविधियां बना रहे हैं, वो भी इस तरह की हों जिसमें कोलैबोरेट कर सकें, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके भाषा का प्रयोग करके कार्य कर सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आज के जमाने में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि हम उनको आने के लिए, जो हमें अभी पता भी नहीं है, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी, उनको जो है किसी ना किसी तरह से क्रिएटिव होना ही चाहिए, ताकि वो जो है बहुत अपने जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें प्रभावशाली दिख सकें, प्रभाव छोड़ सकें औरों के ऊपर। और भाषा जो है वो अपने आप में एक रचनात्मक कार्य है, क्योंकि हमें भाषा के व्याकरण पता चल गया, हमें भाषा के शब्द पता चल गए, तो हम जो उन शब्दों को इस्तेमाल करके जो प्रयोग कर रहे हैं वो रचना ही तो कर रहे हैं ना। तो ये अपने आप में ही एक रचनात्मक कार्य है भाषा का क्रिया प्रयोग। तो 21वीं सदी में शिक्षा के, तो हमने अभी देखा है, तो अभी कैसी होनी चाहिए, वो एक तो डिजिटल साक्षरता उसमें होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारी जो हिंदी हम सिखाते हैं उसमें सिर्फ लिखना, मतलब हाथ से लिखने पढ़ना, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ के साथ हमें उनको ये भी सिखाना है कि वो डिजिटली कैसे उस भाषा का प्रयोग कर सकें। और उसमें सामाजिक कौशल आए, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अभी देखा कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ी चीज है 21वीं सदी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नौकरियों के लिए। तो सामाजिक कौशल की आवश्यकता है, तो ऐसी भी होनी चाहिए। और उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी भाषा हमें ऐसी सिखानी है जिसमें उन्हें छोटे जब छुटपन में जब सीख रहे हैं, नॉविस लेवल पे सीख रहे हैं भाषा, तो जो छोटी भाषा सीख रहे हैं उसमें भी समस्या समाधान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एडवांस लेवल पर आकर ही समस्या समाधान करते हैं। साथ ही जो 21वीं सदी की शिक्षा के लिए 4 नियम जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, वो ये कि छात्र केंद्रित ही निर्देश होना चाहिए, या जिसको स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होते हैं।
और जो है कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सीखने का संदर्भ होना चाहिए। क्योंकि भाषा जो ऐसे बहुत से शब्द हैं, हम सब जानते हैं कि शब्दों के अर्थ अलग संदर्भ में अलग बन जाते हैं। इसलिए संदर्भ के साथ सिखाना जो है वो समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और जैसे जैसे छात्र उनकी उन्नति बढ़ेगी, उनकी भाषा की प्रगति होगी, तो वो समझ जाएंगे कि इस शब्द का उपयोग दूसरे संदर्भ में जाके कैसे बदल रहा है। और साथ ही स्कूल की शिक्षा जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो समाज से जुड़ी हुई हो। उसका जो है स्कूली शिक्षा का समाज से ना जुड़ना, इसका मतलब है कि वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अगर कारण है और लाभ है बच्चों को हमने आज दे दिए, क्योंकि हमारी आज की पीढ़ी जो है वो ठोस, उनको कोई कारण चाहिए, लॉजिक के बिना वो कोई काम नहीं करना चाहते। उनको नहीं कह सकते कि ये करो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, उनको क्यों बताना पड़ेगा। तो कारण है और लाभ है और प्रेरणा अगर उनमें आपने जगा दी तो दूसरी भाषा का सीखना संभव है। और अब भाषा को पढ़ाने का तरीका जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षकों के लिए अब ये है कि वो प्रासंगिक हो, यथार्थवादी हो, साथ ही ऐसी हो जिसमें बच्चों को मजा आए, जिसकी तरफ वो खींचे, जिन गतिविधियों से वो खींचे, और जो गतिविधियां उनको संस्कृति से जोड़ती हैं और उनकी उत्सुकता बढ़ाती हैं। उससे जो है उत्सुकता एक बहुत अच्छा कारण है छात्रों को जोड़े रखने का। क्योंकि आप जो है, जैसे अगर मैं आज कोई कहानी सुनाना चाह रही हूँ आपको, मैंने बोला कि आज मैं आपको एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, सुन के बैठ गए सुन के, लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको कुछ और करके मैं आपको मगरमच्छ दिखाऊं और छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और एक जो है बंदर दिखाऊं और उनसे पूछूं कि ये क्या है, आपको पता है कुछ इसके बारे में, आपने कभी देखा, आप कभी जू में देखा, इंडिया गए थे वहां देखा, कुछ उसके बारे में जिक्र कराएं, तो उनकी जो है वो बैठे बैठे मूक दर्शक की तरह नहीं देखेंगे, वो इन्वॉल्व होंगे इस एक्टिविटी में। तो उनको जो है उनकी उत्सुकता भी बढ़ेगी कि हम आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, उत्सुकता हुई उनको, और उनमें आनंद बढ़ेगा और वो ज्यादा अच्छे से भाषा सीख सकेंगे। और आधुनिक कंप्यूटर तरीके जैसे कंप्यूटर और ऐप आदि जो भी इस्तेमाल करें आप, उससे जो है छात्रों की रुचि बढ़ती रहती है। और साथ ही साथ भाषा को रोचक बनाने के लिए कविता, गीत, कहानियां, चुटकुले, इन सब का प्रयोग करें। इनमें बच्चों को आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो जैसे पहले हम बोल चुके हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, अपरंपरागत तरीकों के बारे में। इनसे क्या होता है कि जो बाल गीत, कविताएं, कहानियां, इनको जब सुनते हैं तो श्रोता जो है वो सिर्फ कहानी का विषय और कहानी के बारे में नहीं जान रहे, वो साथ के साथ ये भी सुन रहे हैं कि स्वरों के उतार चढ़ाव कैसे हो रहे हैं। क्योंकि कहानी जब सुनाई जाती है तो उसमें उसके अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को बताने का अंदाजा जो है वक्ता का वो अलग हो जाता है, जो खुशी का जो अंदाजा होता है वो अलग होता है। और शारीरिक हाव भाव, स्वरों के उतार चढ़ाव, जो भाषा की जो पेचीदा बातें होती हैं, जो सीखने में मुश्किल होती हैं, वो इन सभी तरीकों से बहुत आसानी से सीखी जाती है। साथ ही साथ विषय की रोचकता बढ़ती है और श्रोता जो है वो मंत्र मुग्ध होकर सब कुछ सुनते रहते हैं और उन्हें हर विवरण जो है भली भांति याद हो जाता है और चुटकियों में भाषा सीखी जाती है। तो हम ये पहले जान ही चुके हैं, जो सुबोपोली हमने देखा था कि मनुष्य में मौखिक भाषा
उसको उसकी सीखने और समझने की जो स्वाभाविक और जन्मजात क्षमता होती है, उसी का उपयोग कहानियां और संगीत आदि करते हैं। और इसीलिए वो इतनी प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि इसकी तो हर मनुष्य में ये जो है क्षमता, ये जन्मजात है ही। और साथ ही ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो सभी जो तरीके हैं, गीत, कविता, चित्र, कहानी, ये सारे जो अभी अपरंपरागत तरीके जो हैं, ये 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। और यहाँ मैंने फिर एक लिंक लगाया है जिसमें शिक्षकगण जो हैं देख सकते हैं कि 21वीं सदी के क्या कौशल होते हैं जो हमें विकसित करने चाहिए। तो अब हम दूसरे कदम पर चलते हैं, और ये जो स्लाइड है संक्षेप में आपको कहानी द्वारा भाषा शिक्षण क्या होता है उस पर एक सीधी सादी नजर डाल ही देती है। तो इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि कहानियों के क्या महत्व हैं, कहानी द्वारा भाषा शिक्षण के क्या महत्व हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ गतिविधियों को, मैं कुछ गतिविधियां दिखाऊंगी जिनका इस्तेमाल आप अपने शिक्षण में कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है ये आकर्षण, आनंद और जानकारी। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, हमारी संस्कृति की प्रति छवि देने में कहानियां जो हैं वो एक अनोखा योगदान देती है। कोई भी ऐतिहासिक संस्कृति और आचार व्यवहार जैसी जो भी कोई पेचीदा बात हो, चुटकियों से कहानियों में सीखी जा सकती है। और पंचतंत्र हमारा वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ही। आपको पता है पंचतंत्र की रचना कैसे हुई थी? वो इसी तरह हुई थी कि जो है एक राजा के जो बेटे थे वो थोड़े पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते थे, तो उनको जो है राजा ने किसी गुरु को पकड़ा और उनको बोला कि तुम जो है किसी तरह से इनको सारा आचार व्यवहार और सब कुछ, इतिहास, संस्कृति सब सिखाओ। तो उन्होंने कहानियों के रूप में उनको हर तरह की शिक्षा दी थी। तो नैतिक शिक्षा, आचार व्यवहार, ये सब कुछ जो है कहानियों के द्वारा आसानी से दिया जा सकता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रांतों में अनेकों प्रकार की जो लोक कथाएं हैं, उनको सुनाने का जो अनोखा तरीका होता है, वो बहुत ही आसानी से, बहुत सुंदर ढंग से कहानी के विषय में कहानी के द्वारा बहुत सजीव ढंग से कहा जा सकता है। उससे रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान और वेशभूषा सबके बारे में जानकारी बहुत आसानी से मिल सकती है। तो आप अगर चाहें कि राजस्थान के बारे में आप कोई जिक्र करना चाहते हैं, तो राजस्थान की कोई नाच दिखाइए, उसकी कोई कहानी दिखा दीजिए, और उसमें जो वेशभूषा होगी उसके ऊपर, और उसमें जो खाना खा रहे हैं, अगर पात्र कुछ खाना खा रहे हैं कहानी के, तो सब कुछ उससे पता चल जाएगा। वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, सब कुछ, भूगोल, सभी की जानकारी कहानियों के द्वारा आसानी से की जा सकती है। और बहुत तरह की कहानियां हैं, बहुत अलग अलग हमारे जो लोक कथाएं हैं अलग अलग प्रदेशों की, भारत की तो इतनी तरह की भाषाएं हैं, इतनी तरह की संस्कृतियां हैं वहां पर, अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों की, छोटे छोटे कबीलों की, उनकी जो संस्कृति और उनका इतिहास है, उनकी लोक कथाओं से आसानी से पता चलता है। जैसे अगर हम कठपुतली कहानी की बात करें, तो कठपुतली कहानी जो राजस्थान की खास है, उसमें शुरू में उसका प्रयोग होता था राजनीतिज्ञों के ऊपर व्यंग करने में, धार्मिक बातें बताने में, पौराणिक कहानियां सुनाने में, और अभी भी वो इतने ही लोकप्रिय हैं। आजकल जो है उनका प्रयोग लोकप्रिय गीतों के साथ भी किया जाता है। हम गए थे राजस्थान घूमने, तो वहां पर कठपुतलियों का नाच करके वो जो है वो हिंदी के गानों को सुनवा रहे थे हमें, उनका नाच दिखाकर। तो किसी भी तरह से किया जा सकता है।
और किसी किसी क्षेत्र में तो ऐसा होता है कि कहानियों के द्वारा पंचायतें, जो ग्राम पंचायतें हैं, वो कहानियों के आधार पर फैसले सुनाती हैं, क्योंकि उन फैसलों का अधिक महत्व उनको दिखता है, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से जुड़े होते हैं, वहाँ के वो यथार्थवादी उन्हें लगते हैं कि हाँ, क्यों है ये, किस कारण से फैसले हमें सुनाए जा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा इसका फायदा ये है कि जब कहानियां सुनते हैं तो श्रोता जो है मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाता है। जब वो मंत्रमुग्ध होता है तो उससे जो है स्मरण, एकाग्रता और ये सब जो है, और सब्र करना, वो जो एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कहानी सुनते हुए, उसमें कोई बेसब्री नहीं होती। वो अंत चाहता है उसका फटाफट सुनना कि क्या अंत होगा। और इन सब से उसकी जो स्मरण शक्ति का विकास होता है, भाषा सीखने में मदद मिलती है और उनका मनोबल बढ़ाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि समझना और सुनना, क्योंकि समझना जो है वो भाषा की सुबोपली जो प्रक्रिया है भाषा सीखने की, उसमें समझना एक सामान्य कड़ी थी सब में, हर एक कदम पर समझना अवश्य है। तो कहानियों और लोक कथाओं की भाषा जो है बहुत ही सरल होती है, सब बच्चों को अपने घर के जैसी लगती है, जानी पहचानी आसान लगती है, और इससे जो है उन्हें मानसिक शांति मिलती है। उनको ये हव्वा नहीं लगता कि भाषा सीखना, एक हिंदी सीखना बड़ा हव्वा है। उन्हें तो लगता है अच्छा, ये तो घर के जैसे बात हो रही थी, जैसे घर में कभी बात सुननी है नानी दादी से, उसी तरह की बात है, आराम से सीखी जा सकती है। साथ ही जब कहानी सुनते हैं तो उसका जो परिवेश, घटना का विषय, पात्र, ये सब जो है उनको लगते हैं हमारे जैसे ही हैं, आमतौर की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, कि उनकी समस्याएं भी जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होती हैं। उनसे छात्र खुद को जोड़ सकते हैं। तो यथार्थवादी जो है वो होती हैं वो, और इससे उनमें संवेदनशीलता आती है। और जो है वो सिर्फ ना ये नहीं देखते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सिर्फ क्योंकि ये जो दो ग्रेडियंट्स जो होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, वो नहीं। उनको जो है कहानी जब सुनते हैं तो सारे पात्रों के बारे में, सारे कहानी के बारे में सब कुछ पता होता है, क्या परिवेश है, क्या कारण है जो कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो क्योंकि सारी पूरे दायरे को देख सकते हैं, पूरी सब कुछ उनके सामने स्पष्ट है, तो उनमें जो है अच्छा और बुरा समझने की और दूसरों का दृष्टिकोण समझ पाने की शक्ति पैदा होती है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो पैदा होती है। और पंचतंत्र की कहानियां जो हैं वो नैतिकता से ओतप्रोत हैं, ये वास्तविकता से भी जुड़ी हुई है। तो ये सब जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकती हैं। अभी जैसे बताया, क्योंकि इसमें जो है सब सारा कुछ उनके सामने होता है, और किसी ने जो किया, क्यों किया, कैसे किया, इस पर जब छात्रों को हम बोलते हैं कि आप विचार विमर्श करिए, कि अगर जैसे मगरमच्छ और बंदर की कहानी जिसको सब हम जानते ही हैं, अगर उसी के बारे में कहें कि बंदर ने ये क्यों कहा कि मैं अपना कलेजा तो घर भूल आया, उस पर विचार करके आप बताइए जरा। तो उनमें तर्क वितर्क की क्षमता का विकास होता है, और वो अपने आप भी सोचने लगते हैं। बेसिकली जैसे रश्मि जी ने बोला था कि वो जीवन से जुड़ी बातें हो जाती है ना, हर एक जो आप कहानी सुना रहे हैं, अच्छा तो तुम फिर अपने जीवन में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो वाला जो है वो वह बात कहनी बहुत आसान हो जाती है। हमें बच्चों को ये सिखाना बहुत आसान हो जाता है, अच्छा इस बात का तुम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो, बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हो। फिर साथ ही जो मौखिक भाषा के विकास में तो ये लोक कथाओं का योगदान सर्वविदित है ही है, लेकिन साथ ही साथ इससे हमें लोक कथाओं से तो बहुत बहुत कुछ सीखा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
सारे उनके रीति रिवाज बहुत कुछ जान सकते हैं हम, लेकिन उसमें जो कहावतें, मुहावरे, अलंकार, संवाद, ये सब जो आते हैं, उनसे क्या होता है कि भाषा की उन्नति होती है। जो इंटरमीडिएट से ऊपर लेवल पहुंचाने के लिए जब हम चाहते हैं कि भाषा का उदाहरण, सटीक उदाहरण उन्हें दें और वो ये सीखें, ये सारे चीजें इस्तेमाल करनी सीखें, और अगर हम उन्हें कोई भी मुहावरा अगर सिखाना चाह रहे हैं, जैसे 9 2 11 हो जाओ, ये सिखाना है मुझे उनको, और मैंने उनको इसका मतलब बताया, इसको 1-2 वाक्यों में प्रयोग किया, उनको फोर्स किया कि तुम भी फोर्सफुली भाई इस्तेमाल करो। लेकिन अगर कहानी में इसका इस्तेमाल हो रहा है और वो उसका एक्चुअल जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कहानी के थ्रू, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और कहानियां जो हैं वो अलंकार, मुहावरों और कहावतों से भरी पड़ी होती हैं, तो हम बहुत ही आसानी से ये भाषा सिखा सकते हैं। जैसे मैं इस पर चूकूंगी नहीं, मैं एक उदाहरण दूंगी। इसमें अपनी क्लास में मैंने कहानी के ऊपर बिल्कुल छोटे 3rd to 5th ग्रेड के जो बच्चे थे, बिल्कुल नॉविस, उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको मैंने अंगूर खट्टे हैं वो वाली कहानी सिखा रही थी। तो उसमें जो है कहावत उनकी जब सिखाई और उसके बाद उनको बोला कि तुम जाकर उनको अपने घर में इस्तेमाल करके बताना और मुझे बताना कि क्या हुआ। तो अगले दिन पहले जैसे ही आए बच्चे, तो पहले ही उसने सबसे पहले मुझे बताया कि मैंने वो इस्तेमाल की, तो मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गई, इतनी खुश हुई। तो इनका जो है बहुत असर होता है, इनका सही समय पे सही उपयोग जानना बहुत जरूरी होता है। साथ ही कहानियां जब सुनते हैं तो बहुत सारी जो बातें हैं वो हम शब्दावली हमें देने की, बहुत ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, हम दे भी नहीं सकते हैं हर एक शब्द का अर्थ, उनको बता नहीं सकते कि बहुत सी बातें हैं उनको जो है वो समझ के, अनुमान लगा के समझनी पड़ती हैं, जिसको कहते हैं ना मेटा लैंग्वेज, उसका विकास करना पड़ता है, उस क्षमता का विकास करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब वो क्षमता का विकास जब वो कर लेते हैं तो उनमें जो है वो भाषा की उन्नति ऐसे ही हो जाती। अभी हमें ही देखिए, जब कोई हम खबर पढ़ते हैं तो क्या हम हर शब्द को जानते हैं? अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं जानते। बहुत सी बातें जो है हमें अनुमान के साथ सोचनी पड़ती हैं, अनुमान लगाना पड़ता है, और कहानियों से ये अनुमान लगाने की क्षमता का विकास बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कहानियां सुनते समय अगर हम शब्दों और वाक्यों को देखें और सुने, तो उससे छात्र जो है शब्दों को देखेंगे, सुनेंगे और उनके लिखित और मौखिक दोनों रूपों को देखेंगे साथ के साथ। उनको देखने से उनमें साक्षरता बढ़ती है। ये जो लिखने की और पढ़ने की और बोलने की साक्षरता की जो ये प्रक्रिया है, जो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि हिंदी जो है फोनेटिक लैंग्वेज है, उसके बावजूद हिंदी में जो शब्द हैं जो लिखे जाते हैं जैसे, वो हमेशा वैसे बोले नहीं जाते। तो जैसे ये शब्द देख लीजिए, यह, तो य के साथ तो आ बोल रहे हैं, ह के साथ नहीं बोल रहे हैं, क्यों है? हाँ? तो इनको अगर वो देखेंगे कि ये शब्द ऐसे लिखा जाता है लेकिन बोला ऐसे जाता है, तो उससे जो है उनकी साक्षरता बढ़ती है और उनका मनोबल भी बढ़ता है कि वो कैसे इस भाषा को आसानी से बोल सकते हैं। साथ ही जब कहानी के साथ जब वो कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, रचनात्मकता का इसमें विकास होता है। फिर अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसी हो हमारी जो है 21वीं कहानी की गतिविधियां, कैसी बनाएं। तो वो जो हमारे जो लाभ हैं उनको ध्यान में रखें, कहानी से होने वाले,
साथ ही 21वीं सदी में जो शिक्षण की जो प्रतिक्रियाएं क्रियाएं होने, जो हमें जो है बातें जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, उनको ध्यान में रखते हुए और उनको 21वीं सदी के कौशल विकसित करने में सहायक हो, ऐसी होनी चाहिए गतिविधियां। तो व्यवहारिक अनुभव, क्योंकि हमारे मतलब हमें पता है ये एक जो वास्तविकता यह है कि हमारे पास समय की कमी है और व्यवहारिक अनुभव करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते समय के लिए। समय तो जितना है उतना है, हम समय नहीं बढ़ा सकते ना, तो समय का सदुपयोग कैसे करें। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यवहारिक अनुभव हम छात्रों को कक्षा में ही कराएं। जो नई भाषा सीखी है उसको एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उनको जो है कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता दें ताकि अपने रुचि के अनुसार रचनात्मक कार्य कर सकें और उत्पाद बना सकें। कार्य स्वतंत्रता जब होती है और आपस में जब विचार विमर्श करते हैं तो छात्रों में आत्मविश्वास आता है और वो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो जो 21st सेंचुरी की जो 21वीं सदी के लिए जो विकास करने की जो क्षमता है, निर्णय सक्षम बनाने की, समस्या का समाधान करना, ये सारी उनमें अनायास ही पैदा हो जाती हैं, इस तरह के गुण प्रवीणताएं। तो शिक्षण गतिविधियां बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि कहानी का चयन, शिक्षक ध्यान रखें कि कहानी का चयन कैसा हो। अगर आपने कहानी का चयन ऐसा किया कि वो उनके मानसिक उम्र, जो कॉग्निटिव लेवल जो उनका है उसके हिसाब से या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो वो दोनों ही तरफ बोर हो जाएंगे। उनकी क्षमता, उनकी उम्र के अनुसार ही कहानियां होनी चाहिए। दूसरा जो है प्राथमिक स्तर पर किसी भी, चाहे आप बड़े बच्चे लें, चाहे अडल्ट्स लें, चाहे मुझे भी लें, अगर मैं कोई भाषा अगर सीख रही हूँ, इस समय कोई और भाषा सीखूंगी, अगर मुझे मेरी जो शिक्षक हैं वो एक चित्र के साथ भाषा शब्द सिखा रही हैं या चित्रों के हिसाब से शब्द या वाक्य भी सिखा रही हैं, तो मेरा ज्ञान और मेरा सीखने की जो क्षमता है वो तीव्र हो जाएगी, आसानी से मैं सब कुछ सीख पाऊंगी। फिर ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम छात्रों में जो पूर्व ज्ञान हो उसकी उनको पहले वो जगाएं। जैसे मैंने मगरमच्छ और बंदर की बात करी थी, तो अगर हम वो उनकी कहानी सुना रहे हैं तो हम किसी ना किसी तरह उनसे पहले यही बात कर लें। उनको एक मगरमच्छ और छोटे अगर बच्चे हैं, बिल्कुल ही भाषा को नहीं जानते हैं, तो एक बंदर और मगरमच्छ की तस्वीर दिखा के ही हम ये पूछ सकते हैं क्या उनको इसके ये पता है ये कौन है। तो अगर उन्हें इन शब्दों के बारे में पता होगा तो उन्हें लगे अच्छा मुझे तो ये मालूम ही है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, उनका हौसला बढ़ेगा और उनका आत्मविश्वास इससे जगेगा कि हाँ ये हवा नहीं है, जो भी कुछ सिखाया जा रहा है इसमें से आधी बातें तो मुझे पहले ही मालूम है, मैं आसानी से फटाफट सीख लूंगा जो भी कुछ होगा। और फिर उसके बाद क्योंकि हमें जो है व्यवहारिक उनसे कार्य कराना है, तो जोड़ियों में उनसे देखी हुई जो बातें हैं उनकी तुलना करवाइए, एक दूसरे से चर्चा करवाइए और उनसे कहिए कि अपने बचपन के अनुभव अगर उनके साथ हो, अगर जैसे कभी आपने मगरमच्छ देखा है, कहाँ देखा है, बंदर जब भारत गए थे तो बंदर देखा था, कहाँ देखा था, इस तरह की बातें आप उनसे करवाइए उनके अनुभवों की। तो शब्दावली इस्तेमाल करिए, व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल की और बिना जाने पहचाने ही वो दिमाग के अंदर तय हो गई है ना। तो सामूहिक कार्य कराना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोई भी चाहे जितना भी आप सोच लें, लेकिन कोई भी दो छात्र ऐसे नहीं मिलेंगे जो एक ही स्तर के एक क्लास में हो। तो अगर एक छात्र कमजोर स्तर का है और एक छात्र थोड़े बेटर स्तर का है, बेहतर का है, तो उनको जोड़ियों में काम करवाइए, तो एक दूसरे की मदद मिलेगी, उनको कार्य करने का हौसला मिलेगा। और अगर छात्र ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छे हैं और दो बहुत गड़बड़ हैं, थोड़े अलग स्तर के हैं, तो
यह भी ठीक नहीं होगा कि आप बिल्कुल जो छोटा स्तर वाला है उसको बड़े स्तर के साथ जोड़ दें, क्योंकि उससे जो है, जो बड़े स्तर वाला है उसको अपने स्तर को उससे अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको कुछ अलग तरह के कार्य दें ताकि वो भी अपनी रुचि के अनुसार बिना ऊबे उसका फायदा उठा सके। साथ ही ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो भी आप सिखाना चाहते हैं पहले उन्हें करके दिखाएं, ताकि छात्र खुद देख सकें कि उस भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उनसे जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट आप बनवाना चाहते हैं उसे उदाहरण देके पहले खुद बनाएं और दिखाएं। जैसे अगर मैंने आज कोई भाषा सिखाई और उनसे कह रही हूँ मैं, अच्छा आपने ये शब्द सीखे, आज इस तरह के शब्द सीखे इनके, और ये माँ के बारे में सीखे हमने आज शब्द, माँ के बारे में, उनके बारे में कुछ हमने जो है विशेषण सीखे हैं, तो आप माँ के ऊपर एक कविता लिखो। अब माँ के ऊपर कविता उनको बता दिया लेकिन हमने उन्हें उदाहरण दिया नहीं, तो ये ठीक नहीं है। पहले शिक्षक को खुद उदाहरण देके दिखाना है बच्चों को कि कैसे इस भाषा का प्रयोग करके उत्पाद बनाते हैं। उसके बाद ही हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भी कुछ करके दिखाएं, और इससे उनको हौसला मिलता है, उनको हौसला मिलता है कि हाँ अच्छा ऐसे करना है। उनके सामने जो है उदाहरण होने चाहिए। फिर जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया। भाषा सीखना जो है इतना आसान नहीं है कि हमने सिखाया और फटाफट निकल गई। हम खुद जानते हैं, अगर हम किसी जापानीज, चाइनीज भाषा को सीखने जाएं आज, तो उसमें जो है फटाफट हम लोग जो है बिल्कुल हमारा जो दिमाग एकदम बंद हो जाता है और भूल जाते हैं कि कैसे सीख सकते हैं एक दो शब्द सीखने के बाद ही। तो सब इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप सिखाएं पहले उसको खुद दिखाएं, करके दिखाएं, बोल के दिखाएं। उसके बाद फिर किसी छात्र से कहें आओ तुम मेरे साथ ये करो। फिर 2 छात्रों को बुलाएं कि आप दोनों करके दिखाओ। उसके बाद बोलें कि जाइए अब आप लोग जो है इस भाषा का इस्तेमाल करके ऐसे उनको बिल्कुल ठीक उदाहरण दीजिए कि आपको ये कार्य करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है। मतलब उनको बिल्कुल संकुचित दायरे में भी न रखें, लेकिन उनको कोई एम उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर संकुचित दायरे में रखेंगे तो भाषा जो कि रचनात्मक कार्य है वो खत्म हो जाएगा। और भाषा जो है कक्षा में अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि उनका जो यहाँ पर अमेरिका में जो व्यवहारिक इस्तेमाल इसका नहीं हो पाता है, समय अभाव के कारण, ये आवश्यक है कि हम उनको जो आपस में बातचीत करने का, एक दूसरे से विचार विमर्श करने का बहुत सा मौका दें। और एप्स जो हैं आजकल, इतनी तरह की एप्स हैं और जो बच्चों को रुचिकर भी लगती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत फायदे की भी होती हैं। वो ज्ञान अर्जन करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं और ज्ञान प्रदर्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। दोनों ही कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इनका प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है और ये डिजिटल साक्षरता को तो बढ़ाता ही है हमारी आज के जमाने की। तो अब चलते हैं कहानी के द्वारा शिक्षण की गतिविधियों के उदाहरण के ऊपर। और मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारी जो है गतिविधियां बनाई हैं आप लोगों के लिए, और ये सब आपको PDF में यहाँ पे मैं दूंगी, आपके पास लिंक होंगे, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं सिर्फ एक आपको बस दिखा दूंगी अभी। अच्छा, तो इसमें जो है ये कहानी थोड़ी सी मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने कहानी बिल्कुल ही छोटी सी इस्तेमाल की है। चींटी और कबूतर। एक नदी किनारे चींटियों का एक बिल था। वहां
बहुत सारी चींटियां रहती थीं। ओके, तो मेरी कहानी, मैंने छोटी सी कहानी 2.5 मिनट की है, ये ली थी चींटी और कबूतर। ये नॉविस बच्चों के लिए अच्छी है और इसी के ऊपर बहुत सारी गतिविधियां बनाई हैं। तो इसमें जो है इस स्लाइड को जब आप देखेंगे अपने अपने आप जब देखेंगे तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसके सामने जो भी कोई गतिविधियां मैंने यहाँ लिंक लगाई है उसके सामने आगे मैंने लिखा है 21वीं सदी के कौन से कौशल विकसित होंगे इससे। तो आप मतलब शिक्षकों के लिए ये भी अच्छा है ये जानना कि इस तरह की जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे कहानी का पूर्वानुमान, अगर इस गतिविधि को देखें तो इसमें जो है इसी के हमने क्या है स्क्रीनशॉट्स ले लिए। अब उनको बोला है कि नीचे देखे गए चित्रों को देखें और मित्रों से बातचीत करके यह अनुमान लगाएं कि कहानी के पात्र कौन है और कहानी किस बारे में हो सकती है। साथ ही मित्रों से बात करके ये भी सोचें कि शीर्षक क्या हो सकता है और आपने क्यों सोचा कि इस शीर्षक ऐसा हो। इंस्टेड ऑफ मतलब वही जो है ये स्टूडेंट सेंटर है, अब इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं उनको सीधा यही बोलती, आज हम कहानी सुन रहे हैं चींटी और कबूतर के बारे में, तो बच्चे बस बैठे हैं बोर होके सुन रहे हैं, इन्वॉल्व तो नहीं हुए ना। स्टूडेंट सेंटर तो कुछ नहीं हुआ ना, उनको मजा आया ना, उन्हें कुछ भी नहीं उन्होंने किया है ना। अच्छा, तो बस इतना दिखाऊंगी मैं सभी गतिविधियां, लेकिन आपके पास होंगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। फिर उसके बाद अगर आप शब्द ज्ञान और रचना है तो इसमें जो है ये पूरा हमने शब्द लिख दिया है, यहाँ अलग अलग अक्षर लिख दिए हैं उनको, क्योंकि साक्षरता के लिए शुरू में जब उनको नहीं आती है भाषा तो बहुत मुश्किल होता है कुछ भी लिखना, कहना, पढ़ना, सुनना। तो ऐसी गतिविधियां जो हैं उनको आसानी से भाषा सिखाने में मदद करेंगी। उसके बाद चित्र के स्थान पर शब्द, तो ये जो है ये रीबस तरीका होता है, इसको रीबस तरीका कहते हैं और ये साक्षरता के लिए और भाषा शिक्षण में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसमें नीचे जो है बेसिकली ये शब्द जो है उनको अगर सिखा दिए हैं आपने शब्द, उन्होंने पिक्चर्स के थ्रू सीख लिए हैं और तो बोल के लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं जानने के बाद। फिर आजकल जो कहूट है एक वो तरीका, उसकी बात हो ही चुकी थी। क्विजलेट जो है वो भी उसी तरह का एक और जो तरीका है, उसमें जो है आप शब्दावली उसके थ्रू दे सकते हैं, लेकिन इसका ये फायदा होता है कि इसमें बहुत सारे जैसे फ्लैश कार्ड हैं और भी तरह के गेम्स होते हैं, उन गेम्स के थ्रू जो है आसानी से सीखा जा सकता है भाषा को। और साथ ही साथ इसमें जो है आप भाषा उच्चारण भी बोलते हैं, मतलब कबूतर, आपको इससे जो है सही उच्चारण भी बच्चों को पता चल जाता है, क्योंकि भाषा का उच्चारण सही जानना सीखना भी जरूरी होता है। फिर एक और एक्टिविटी जो मैंने दी है ये ऐसे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें जो है क्योंकि अगर उनकी भाषा अभी शब्दावली ठीक नहीं हुई है तो इसके थ्रू, चित्रों के थ्रू जो है वो शब्द जो है पहचान सकते हैं और सही डाल सकते हैं। हालांकि उनको बाकी भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल नॉविस के लिए तो नहीं है ये एक्टिविटी, ये आपको देखना पड़ेगा आपका बच्चा, आपका विद्यार्थी किस स्तर पे, उसको उसी हिसाब से पढ़ा सकते हैं। फिर अगर आपके बच्चे जो हैं थोड़े उनका लेवल स्तर ऊंचा है, वो पढ़ सकते हैं, जब वो पढ़ सकते हैं तो आप चित्र लीजिए और उनके बारे में जो है थोड़ी सी कुछ विवरण लिखिए, लेकिन मिक्सअप कर दीजिए, तो उनको जो है पढ़ के सही चित्र के साथ सही तस्वीर को जोड़ना होगा। इससे जो है उनमें जो है पढ़ने लिखने की, सोचने की
प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो ये जो 21वीं सदी के जो कौशल हैं ये विकसित होंगे। और इसी में जो है फिर आप क्रम में भी लिख सकते हैं कि ये कौन सा क्रम है। ये जो गतिविधि है बोनस के लिए, इसको चित्रों को क्रम के अनुसार लिखें, तो इससे जो है एक और गतिविधि इसमें हो सकती है। फिर आप एक और जो ऐप है इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं प्ले पॉज इट। ओके, तो प्ले पॉज इट, इसमें चींटी और कबूतर। इसमें जो कहानी है एक उसको नदी किनारे दिया जाता है, चींटियों का एक बिल था। तो बच्चे उसको सुनेंगे और सुनते सुनते सुना परंतु उन्होंने, और सुनते वह सुनते उनको किसी की इसमें नहीं सुनती थी। मैंने इसमें प्रश्न डाल दिए। तो प्रश्न डाल दिए तो उसमें उन जो प्रश्न डाल दिए उनको प्रश्न के उत्तर बीच बीच में देने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर क्या होता है कि सुन रहे हैं, साथ ही साथ उसका जवाब दे रहे हैं, तो उनकी समझ में क्या आया, कितना आया, उसकी जानकारी हमें साथ के साथ हो गई। और ऐप है, ऐप जो भी कुछ ऐसे डिजिटल कार्य होते हैं उसमें बच्चों को आनंद आता ही है। फिर कहानी का वर्णन और अनुकरण, जैसे पहले भी किया था, तो इसमें पहले तो लिखा हुआ था, लिखा हुआ को उनको मिलाना था। इस बार जो है अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखना आता है, ये डिफरेंशिएशन के लिए भी एक जो ना विभेदीकरण की एक प्रतिक्रिया है, ये क्रिया है। इसमें क्या है कि अगर आपके कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको हिंदी लिखना बहुत अच्छे से आता है, तो आप उनको उनके स्तर से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उनसे कहिए, अच्छा ये चित्र है, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसका विवरण करो, इंस्टेड ऑफ उनको कि पढ़ के मिलाओ कौन सा चित्र किस क्या बता रहा है, इसका विवरण करो, ये लिखो। उसके अलावा इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं इसमें कि तुम जो है आगे कहानी, दो छात्रों को भी कह सकते हैं कि दो छात्र कार्य करें एक साथ। फिर ये तो हो गया। इसके बाद एक और जो आपको मैंने इतने सारे सामग्री में दे रही हूँ आपको, कुछ अन्य सुझाव और गतिविधियां, इसमें तो मैंने बहुत सारे अनेकों उदाहरण आपको दे दिए हैं, अनेकों उदाहरण आपको दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो भी कोई कहानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सबटाइटल्स के साथ करें, हिंदी में जिसे सबटाइटल्स है, तो साक्षरता का उसमें बहुत आसानी से जो है वो बढ़ती है, बहुत आसानी से बढ़ती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब जो है यहाँ पे मैंने पीडीएफ इसका बना के पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेके उसको ऐड कर दिया है। तो ये कहानी जो आप वीडियो की तरह देख रहे हैं, बच्चे उसको पढ़ के भी सीख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसे देख पढ़ भी सकते हैं। तो ओह, ये गलत लगा दिया मैंने क्या, ओके, ये गलत लगा दिया लिंक, इसमें दूसरा लगाऊंगी मैं फिर, ठीक है, पीडीएफ उसका लगा दूंगी मैं। लेकिन मैंने 4 तरह की गतिविधियों के उदाहरण दिए हैं। एक होती है बैकग्राउंड नॉलेज एक्टिवेशन, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है, बच्चों को उनको जो है शिक्षण में सीखने में मदद करती है। तो इसके लिए बहुत सारी ये जो है यहाँ पे मैंने दिए हैं उदाहरण। उसके बाद इंटरप्रेटिव एक्टिविटी, जिनसे पहचान की जा सकती है, उसके उदाहरण बहुत सारे दिए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है पारस्परिक गतिविधियां, जो इंटरपर्सनल एक्टिविटीज हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, इतने सारे ABCDEF इतने सारे मैंने दिए हैं। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, कैसे हो सकता है प्रस्तुतिकरण इन कहानियों के आधार पर, वो भी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो इतनी सारी गतिविधियां आप सबों के लिए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और बातें हैं जो शिक्षकों के लिए विचारणीय है, जिनके लिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। वो ये कि छात्र मानसिक शिक्षा रूप से शिक्षा के लिए उस स्तर के लिए तैयार हों, ऐसी ही गतिविधियां करें और ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें छात्र सुरक्षित महसूस करें और सीखने के लिए तत्पर ना हो। उनसे अनवांछित और अव्यावहारिक अपेक्षाएं ना करें।
ये ना सोचें कि आज मैंने सिखाया है और फटाफट फटाफट वो सीख के बता देगा मुझे। हर एक छात्र अलग दृष्टिकोण अलग तरह का होता है, उसे अलग ढंग से देखें, और जैसे डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी सहायता छात्र को चाहिए तो फटाफट आप उसके लिए तैयार रहें। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दूसरी भाषा के शिक्षण में पहली भाषा से लाभ उठाएं। मुझे मालूम है मेरा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है नूपुर जो है उसने मुझे अनुमति दी है कि मैं थोड़ा खींच सकती हूँ, इसलिए मैं लंबा जा रही हूँ। इसलिए बाकी जो श्रोता हैं वो परेशान ना हो इसलिए मैं बताना चाहती थी उनके लिए। तो धन्यवाद साधना। तो दूसरी भाषा के शिक्षण में पहली भाषा जो है वो बहुत मददगार होती है। अब मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि अब इसके लिए मैं उदाहरण तो दूंगी, नूपुर का उदाहरण दूंगी। नूपुर जब मेरी क्लास में पहली बार आई थी तो मैं, ये लोग इंटरमीडिएट लेवल की क्लास थी और उसमें कुछ व्याकरण की बात हो रही थी, व्याकरण सीखने की बात हो रही थी, व्याकरण सीख रहे थे। तो थोड़ा मुश्किल होता है व्याकरण सीखना। तो नूपुर ने बोला और छात्रों को बोला, ये बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि उस टाइम जो है मिडिल स्कूल में स्पेनिश सीख रही थी। ये जो है जैसे स्पेनिश में होता है ना, वो जो रूल हमने सीखा था वैसा ही है। और देखिए, हालांकि वो स्पेनिश भी उनकी दूसरी लैंग्वेज थी, हिंदी, क्योंकि हिंदी मतलब फिर भी क्योंकि वो सीख रहे थे उस भाषा के माध्यम से, उन्हें हिंदी की उन्होंने जब तुलना करी तो उन्हें जो है वो आसानी से समझ आ गई। तो बच्चों को की भाषा का, जो पहली भाषा या दूसरी भाषा है, उसका सहारा लेके आप पेचीदा से पेचीदा बातें उनको जब वो तुलना करेंगे तो आपस में सीख जाते हैं। और जब उनको पता चलेगा कि किस भाषा में क्या क्या अंतर है तो वो गलतियां भी कम करते हैं। फिर साथ ही ट्रांस लैंग्वेजिंग या भाषा का अदल बदल, ये जो है इसको अनुवाद ना समझे, क्योंकि ये भी एक तरह से, मतलब ये जो ट्रांस लैंग्वेज का भाषा का अदल बदल जो ये बहुत फायदेमंद चीज है। तो जब हम, जैसे हमारा देखिए, हमें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, और जब हम बोलते हैं तो हमें पता है हम किस भाषा में बोल रहे हैं, और वो भाषा अनायास ही निकलती रहती है, हमारे दिमाग में ऐसे आ गई है। लेकिन हमें ये भी पता है, अगर हम ऐसे हमारे जो श्रोता ऐसे हैं जैसे आप लोग हैं, हमें पता है आपको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, और मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन अनायास ही मेरे बहुत सारे शब्द हैं वो अंग्रेजी में निकल जाते हैं, क्योंकि दिमाग में पता है कि मुझे पता है मेरे दिमाग को कि ये श्रोतागण जो है ये वो हिंदी अंग्रेजी दोनों जानता है, तो अगर अंग्रेजी के कोई शब्द निकल गए तो कोई बात नहीं। और इसी तरह से हम जब छात्र हमारे कुछ मिक्सिंग करते हैं, कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग जब करते हैं, तो उनको डांटिए नहीं, उसको ये सोचिए जैसे जो सहारा, जो स्काफोल्डिंग होती है, उसको सहारा दे रहे हैं, वो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने का सहारा है वो। तो बहुत ज्यादा प्रयोग ना करने दें, लेकिन कभी कभी जो है भाषा का बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैसे मैं अपनी कक्षा में, अगर मैंने उनको कोई नई शब्दावली सिखाई है, लेकिन अभी उस शब्दावली पर उनका प्रभुत्व नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें पता है वो वाक्य कैसे बनाएंगे, या कोई ऐसी शब्दावली मैं उनके मुख से सुनना चाहती हूँ जो उनको नहीं पता है, या उनसे कोई वाक्य, किसी बारे में कोई वाक्य बनवाना चाहती हूँ और उनको शब्दावली नहीं आती है, तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, तुम्हें इसके शब्द नहीं मालूम है तो अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करके वाक्य बताओ, कैसे बोलोगे हिंदी में, इस अंग्रेजी के शब्द से बता दो, लेकिन हिंदी का वाक्य बनाओ। तो मतलब एक दूसरे भाषा की सहायता से दूसरी भाषा को सीखें, जरूर सीखें। और फिर एक होता है इंटर लैंग्वेजिंग या अंतर भाषा। तो होता क्या है, हर भाषा की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं।
कई बार जब बच्चा जब नई भाषा सीखता है तो दोनों के जो नियम हैं उनको बीच में मिला देता है। इसके ऊपर मैं फिर अपने बेटे का उदाहरण दूंगी। तो उसने पहले वो जब वो भाषा सीख रहा था, जब बोलने की उसकी शुरुआत हुई, तो वो मैं उस समय भारत में थी कुछ महीनों के लिए, तो उसने हिंदी बोलनी पहले सीखी। फिर अमेरिका में आया तो अंग्रेजी बोलनी शुरू करी। अब अंग्रेजी बोलनी शुरू की। एक दिन वो अपनी टूल बेंच पर बैठ के खेल रहा था, तो मैंने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? तो मैंने अंग्रेजी में पूछा था, तो उसने अंग्रेजी में जवाब दिया। मुझसे कहता, आई एम ठीकिंग दिस। तो देखिए उसको जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पता था, आई एम ठीकिंग, आई एम फिक्सिंग करना था, लेकिन उसको फिक्स शब्द नहीं मालूम था। लेकिन उसको ये रूल मालूम था कि ING लगाना होता है वर्ब में। सो आई एम ठीकिंग दिस। तो उसने अपने दिमाग में ये क्रिएटिविटी करी थी, दोनों भाषाओं को जोड़ के उसने अपना मतलब बता दिया। तो बच्चे जो है दूसरी भाषा के सहारे से अगर अपना वक्तव्य कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, तो उनको रोकिए मत। लेकिन शिक्षकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये गतिविधि बहुत देर तक ना रहे, क्योंकि इससे जो है भाषा अपभ्रंशित हो जाती है। साथ ही ये मैंने एक लिंक यहाँ पर लगाया है टीचर्स के लिए। ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको पढ़ें तो आपको थोड़ा सा बच्चों के बारे में जानकारी होगी कि कैसे किस तरह की गतिविधियां करें ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। उनको असंभव कार्य ना दें, ऐसे कार्य ना दें जो असंभव हैं, जिससे उनका मनोबल टूटे। फिर एक और जो आजकल 21वीं सदी में शिक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रोथ, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हालांकि हर एक जो विद्यार्थी होता है वो अलग ढंग का होता है, उसमें अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन हम शिक्षकों को उनके कंफर्ट जोन से ले जाके उनको इस तरह का बनाना है कि वो ग्रोथ माइंडसेट उनका डेवलप हो जाए। और इसके बारे में भी मैंने एक लिंक यहाँ पे लगाया है, जिसको आप देखें और उसके बारे में जानें। तो आखिर में ये बोलूंगी कि भाषा अभिव्यक्ति जो है वो इस तरह की प्रतिक्रिया है, जैसे स्पंज में आप जो है, स्पंज से हम कुछ निचोड़ नहीं सकते जब तक कि वो पूरी तरह से तर ना हो जाए। तो भाषा अभिव्यक्ति, उसमें भाषा भी मनुष्य धीरे धीरे सोचता है, अपने अंदर संचित करता है, और सही दबाव और सही प्रोत्साहन जब मिलता है, तभी भाषा की अभिव्यक्ति हो सकती है। अंत में हमेशा जो शिक्षक है अपने छात्रों को की ऊंचाई की उड़ान में ही अपनी उड़ान भरता है, लेकिन जॉन हेनरिक जो हैं उन्होंने ये बोला है, और ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है, कि एक अच्छे शिक्षक को एक अच्छे मनोरंजनकर्ता की तरह पहले अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, तभी वह अपना पाठ पढ़ा सकता है। और कहानियां जो है इस कार्य को करने में बहुत ही सक्षम होती हैं। तो जैसे इसके बारे में भी, ये मौखिक भाषा है क्योंकि कहानी मौखिक है, और आपने गैब्रिएला ने भी इसका जिक्र किया था कि जो मौखिक भाषा है, सुनने से 50% जो है वो सीखा जाता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही फायदे की चीज होती है। अंत में मैं बोलूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सभी व्यक्तियों की मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, और मेरी हिंदी शिक्षण की यात्रा में जाने अनजाने इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। और जैसे अंग्रेजी की कहावत है, पे इट फॉरवर्ड, आशा करती हूँ कि मेरी इस प्रस्तुति से कुछ शिक्षक गण कुछ तो लेके जाएंगे। और कुछ अन्य प्रश्न हो तो मेरे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया
कुछ अगर प्रश्न आपके हैं तो अभी मैं जवाब दे सकती हूँ, वरना हम नूपुर के प्रेजेंटेशन के बाद हम दोनों आपके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, अगर कुछ है तो। साधना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न के पहले तो हम सब लोग इतने एक्साइटेड हैं कि आपने जो हमें स्ट्रेटजीज बताई हैं, जो युक्तियां बताई हैं, वास्तव में ये अनकन्वेंशनल वे हैं, जो अपरंपरागत तरीके हैं, उनसे हमारे छात्र बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक टेस्टिमोनियल सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी नुपुर बिटिया की प्रस्तुति की स्वागत करेंगे। Hello and good evening and a very warm welcome to all of you to my workshop, Experiencing Hindi Through Music. I'm very fortunate and very glad that all of you are here. First and foremost, I would like to introduce myself a little bit. My name is Nupur Khandelwal and I am trained in Indian classical music. I was trained since I was 8 years old. I'm passionate about music. I have taught kids in the past Hindi, yoga, and music. And today I'm very excited to bring about and explore this topic further with all of you of experiencing and teaching Hindi via music. I hope you will enjoy my presentation and learn a beat or two and move to the words of Hindi Bollywood songs. All right. Now, because the goal of my workshop is to go over how music and Bollywood songs can be used to teach Hindi. First of all, it's very important to understand the benefits of learning Hindi through music. First and foremost, music helps children focus. It helps them remember better, and that's how it can be used to learn a new language. Here, I would also like to say that learning a new language in isolation or in and of itself might lead to boredom at some point, especially for novice kids. But when they're learning Hindi with a context such as with Hindi music or culture, it gives an appreciation of the language, and also it helps them learn in a more immersive environment. So so that's one of the benefits of learning through music. The second that I would like to talk about is that music is one of the few activities that involves using the whole brain. So in this part, when they're using the whole brain, it really helps in retention of language for a longer period of time, and also once again just learning it. And the last point I have here is that musical people learn foreign languages easily. Now, musical people generally have a higher capability of processing, perceiving, and reproducing accents when it comes to learning a new language. And here I would also like to talk about how accent is important in delivery of a new language. Many of us must have experienced this, via our kids or even via ourselves. Whether you're in United States, Australia, or London, we all have a way of speaking English. We all have a colloquial language, colloquial accent in which we are speaking the English language. But when we are learning Hindi, it comes to a point that some people the native learners, the native speakers, sometimes make fun of our accent, or the new learners tend to get conscious about it. So if music can help in that learning of accent, so that there is a flawless delivery when it comes to Hindi, and using those Bollywood songs to deliver Hindi. So there are various methods through which one can learn Bollywood songs. The first method, which is also a very obvious method, is the sing-along method. With the sing-along method,
First, I would like to suggest that you pick a song that is going to be interactive in nature, and that's going to that you enjoy, that your audience or students enjoy. So what happens with the sing-along method is that you keep lyrics by your side, and the best place to start is at chorus because it's repeated throughout the song, and it has the catchiest tune. So once you start at chorus, students start noticing intonation, which is basically the rise and fall of words in a language. They start to notice language patterns as well as vocabulary. Students can, like I said, students can keep the lyrics by their side and use them. And then they can follow along the first few times when they listen to the song. The best part is to actually break down the song into chunks. So, they start at the chorus, sing the chorus because it has the catchiest tune, and then they move on to second stanza, third stanza, breaking it down into chunks. Once they're finished singing, it doesn't mean that you that the purpose is to learn Hindi. So then, as a teacher, you tell the students to go back to the beginning of the song, to the chorus, and repeat it with the lyrics on at their side. I would like to go over the technique that used in the sing-along method. First, even if the students are unfamiliar with the words of the song, just simply mimicking the words can help children practice producing sounds in the new language. And because music uses both sides of the brain, when they're listening to the music, following the lyrics, which is also based on the melody and rhythm and beat that is utilized in the music, this will eventually give way to actual understanding as the song is practiced over and over again. Okay, the second method is passive listening. So, passive listening is a learning technique that relies on the subconscious processing of background audio for more natural and effortless language acquisition. So let me explain this a little bit more. Um, let's say you're sitting in a restaurant, and a lot of us must have experienced this. You're engaged in an intense conversation with your dining companion, and you suddenly hear music being played in the background. Now, if it's a familiar tune, you might even start humming to it while you're engaged in that intense conversation. Or if it's a music that you've not heard, it might distract you from the conversation. So subconsciously, even though you're engaged in an intense conversation, that music has an impact on your subconscious mind, and that helps in retention of the language. Some tips in terms of passive listening is you can always have television or being music being played in the background while you're doing your household chores, or you can play music while driving in a car. So now for the fun part. I've picked a Bollywood song called Papa Kehte Hain Bada Naam Karega. It's from the movie Kayamat Se Kayamat Tak. And many of you who are proficient in Hindi or who are going to be teaching Hindi might have heard this song. But if you haven't, I'm going to briefly sing this song for you. But before I do that, um, I picked this song because it highlights the fact that lyrics in Bollywood songs or in poetry have their own flair. They're very different than the theoretical language that is taught in schools. So this colloquialism that is part of the lyrics of Bollywood songs can be used to invigorate interest
in students to learn Hindi. So the song goes like this. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Okay. So I give examples of few Bollywood songs. The first one I gave you is Papa Kehte Hain Bada Naam Karega. Once again, it's an interactive song that incorporates simple everyday language about real life topic of interest to teenagers. It's for novice to intermediate students, and I've given you the YouTube link right here. So this song is based on a technique called call and response, a technique that allows for easy learning based on patterns of questions and answers. And I will go over this further as to how you can use this call and response technique as an activity with this song to teach Hindi. Okay, so at this point in my presentation, I would like to introduce an activity that the teachers can conduct with their students based on this song. Like I said, the song uses the technique of call and response. So, so teachers can teach students as to how to ask questions in Hindi language, because the stanza goes like this. बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है. And then it goes on further, but at this point it says it asks the teachers can ask their students this question. So, what does a father want his child to grow up to become? And in response, the crowd sings, someone will become an engineer and someone wants to make their name in the world of business. So this call and response technique and interrogation can be used to teach how to ask questions in Hindi language. Now, we all know how culture of a country has impact on the language of the country. So Hindi being the national language of India, I would like to tie in the Indian culture with Hindi language and this song. So through this song, teenagers learn about Indian culture. Because it really exhibits the zest and enthusiasm of parents and teens of India to become decorated engineers or business tycoons. And but on the other hand, it also shows the uncertainty that's part of every youth in any part of the world, not just India. So I would like to also say that it's not very narrowly focused on Indian culture, because it also expresses the anxiety and worry of teenagers in any part of the world. So although the culture that's exhibited via this song is of India, the message is very much universal in nature and would cater to any kind of non-Indian or Indian crowd. Now, another activity that's based on the sing-along method is you can introduce vocabulary via this song. I've put together a brief listing of some vocabulary words and the Devanagari script that goes with it. But some specific ones that I would like to highlight here is words like magar, which is a preposition, hai kahan, which is an interrogative question, and bada naam karega, which introduces the future tense to students, and papa
which is father, कहते हैं, brief word. But all the other words are basically nouns or pronouns that can be taught to the students. So once again, continuing with the vocabulary, I have here काम करेगा, which is again your future tense right here, and the rest of the words are simply simple small phrases like बैठे हैं मिलके, everyone sitting together, and then the rest are all verbs or nouns that can be simply introduced to the students. Okay. Now moving on, the second example I have here is a song घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम from the movie Dil To Pagal Hai. I have provided the YouTube link right here, but the song basically goes like this. घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम. Now, this is basically a peppy song and it's suitable to be taught to novice learners, and I'll explain to you why. Because in this song, like I sang it, Ghode means a horse. So it can very easily be taught through a kid's imagination. You can, show them a horse and explain to them that Ghoda means a horse. And then the second stanza goes Hathi Jaisi Dum, which you can explain, this is an elephant, and here's the tail of the elephant. Dum means tail. So it really plays on the imagination of students, and this can be this can be used to teach them Hindi. And it also has a catchy rhythm and tune to it, which will further facilitate in the learning. The third song I have here is Ek Do Teen Char Panch Chhe Saat from the movie Tezab. It goes like Ek Do Teen Char Panch Chhe Saat Aath No Das Gyara Bara Tera. Now this is a very obvious one. A novice student can easily learn how to count in Hindi through the beats and simply the vocabulary of this song. The fourth example I have here is 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा. This is again for teenager students, but here I would like to just emphasize 100 साल पहले, which is past tense. प्यार था, again past tense, आज भी है present tense, और कल भी रहेगा, which is future tense. And once again, this can also be tied with the Papa कहते हैं बड़ा नाम करेगा, because in that you have करेगा, बनेगा, and in this particular song 100 साल पहले you have रहेगा. So it really can be used very well to teach tenses. Okay. At this point in my presentation, I would like to briefly introduce the importance of classical music in learning Hindi. It has often been said that music is the soul of a language. Now, what does that mean? I'll speak from my personal experience and as per my personal journey. I've given a short synopsis of how this phrase has had a really deep meaning in my learning of Hindi. So singing a particular raga-based Bollywood song has had a very serene and immediate impact on my soul. And when one understands their soul, it really gives a strong understanding of the self, and it facilitates a strong understanding. Once you know yourself, you know your thoughts, and you're able to pinpoint as to what you're thinking, and that consequently is your spoken word. That is what comes out as your spoken language. So classical music having an impact on your soul is really a very deep topic to explore, but I've just briefly
briefly pointed out its relevance in my life as in my personal journey. But yeah, the saying that music is the soul of any language is really very deep and has a major impact on learning of a language. And let's see. Now, those familiar with classical music would also know about ragas. Ragas are basically a formation of a particular kind based on the notes of Indian music, and they're formed in a rigid structure. So that structure, once the student learns that structure of a particular rag, it introduces the students to the ambience and environment of Indian culture, which also deepens a child's learning and understanding of Hindi as well. So now at the end of my presentation, I've compiled a few resources for you, for those who are interested in teaching or learning Hindi via music. So the first I have here is Anjana Sandhir, who is a professor of Hindi at Gujarat Vidyapeeth. She has taught at universities like Princeton and Columbia, and her biography is very interesting. She used to teach Hindi in Gujarat, and once she came to US, she really saw the need of, several non-Indians or those who were interested in learning Hindi approached her, and she explored this further of teaching Hindi via Bollywood songs. So she has, this is very, very relevant to my topic and to my workshop. So she has written a book which you may want to check out. It's called Learn Hindi and Hindi Film Songs, which has 25 Hindi songs with their English translation and grammar lessons as well. I've provided the Amazon link and a picture of her book. I believe it's about $10 on Amazon. So it's very much affordable, and it would be very interesting to read also. All right. Now, at the end of my presentation, before I end this presentation, it would not be, I would not do justice if I did not express my sincere gratitude to the convener of this convention, Mrs. Kiran Khaitan, for her constant guidance and for her belief in me to conduct this workshop. And if you have any further questions, queries, or feedback, please feel free to reach out to me. My email address I've included right here is nupur.nk@gmail.com, or you can reach out to Mrs. Kiran Khaitan at kirankhaitan@yahoo.com. Once again, thank you so much for attending my workshop. I hope you enjoyed it as much as I enjoyed creating it and presenting it to you today. Thank you and namaste. So, can everyone hear me? Oh, Rashmi nahi hai yahan? Nupur, it was very well done. I mean, the confidence on your face and your voice was excellent, and you really showed कि माने हम लोग म्यूजिक में के थ्रू कितना बढ़िया कर सकते हैं. एंड साधना का तो प्रेजेंटेशन अच्छा था ही. तो साधना, if you want to put both of them together, I would really appreciate this. Beautiful. मैंने अपना लिंक डाल दिया इसमें, किरण दी. अच्छा, ठीक है. इसमें चैट में डाल दिया, सबको दे दिया लिंक. और तुमको नुपुर के लिए 1-2 लाइन कहनी है? कह दो. तो नुपुर के लिए मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगी कि जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन के अंत में कहा था कि एक शिक्षक जो है वो अपने छात्र की सफलता में उड़ान भरता है. तो मैं जो है, मैं बड़े गर्व के साथ कह रही हूँ, हालांकि नुपुर मेरी कक्षा में थोड़े समय के लिए आई थी, लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मेरी छात्रा किसी समय रही थी और मैं आज उसी सफलता में उड़ान भर रही हूँ.
मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा तुमने बोला, और तुम इतना अच्छा गाती हो। और म्यूजिक जैसे उन्होंने जो है, शिवानी जी जब बता रही थी तो उन्होंने एक एक पंक्ति उन्होंने इस्तेमाल की, वो ये कि लय जो है वो दिमाग के आनंद करने वाले जो भाग है हिस्से को वो उत्तेजित करती है। तो वो मुझे बहुत समझ आई। और ऐसे ही मतलब इसका एकदम जो है, जब तुमने गाना गाया और उससे जो है वो जो हमें आनंद मिला, उससे एकदम ही उन दोनों बातों का जो है रिश्ता समझ आ गया, ये जो लॉजिक समझ आ गया। और इसी लॉजिक के हिसाब से हम जो है बच्चों को लुभा सकते हैं और संगीत का पूरा पूरा इस्तेमाल करके उनको सिखा सकते हैं। और लय लय से जो है वो जुड़ते हैं, ये क्योंकि आनंद करती है तो वो स्टूडेंट सेंटर बनी जाती है। ऐसी चीजें, जो भी चीजें बच्चों को आनंद देंगी, वो सीधे साधे स्टूडेंट सेंटर हो जाती हैं और बहुत आसानी से बच्चों को भाषा सिखा देती है। तो ये मैं बोलूंगी इसके लिए। रश्मि, यहाँ पे थोड़े से प्रश्न हैं अनम्यूट। राजीव जी के। राजीव जी के प्रश्न थे, उन्होंने वो बोल रहे थे मेरे लिए एक प्रश्न है, एक नुपुर के लिए बोला है प्रश्न। तो मेरे लिए, अगर राजीव जी आप हैं क्या? अच्छा, पता नहीं है या नहीं। ओके, खैर वो बोल भी नहीं सकते हैं सब लोग अनम्यूट। अच्छा, तो ओके। एक्चुअली हाँ, मैंने इनका क्वेश्चन पढ़ा था साधना जी, बट हाँ, मुझे समझ में नहीं आया उतना। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से कि मे बी जो गाने की टेक्निक है जो मैंने बताई है, जो स्पेशली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो जो गाना लिया है दैट्स मोर सूटेबल फॉर द। नहीं, वो जो है वो थोड़ा सा वो, क्योंकि इनका फील्ड जो है, राजीव जी को मैं जानती हुई, उन्होंने हमें भी पढ़ाया है, तो ये उनका स्तर ऊंचा है। वो उसी स्तर की बात कर रहे हैं। वो उसी स्तर की बात कर रहे हैं। तो राजीव जी, मैं पहले मैं अपने प्रश्न का जवाब दूंगी, फिर नुपुर के प्रश्न का जवाब दूंगी आपको। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस कोई हमारा नहीं है। हमारा एविडेंस सिर्फ क्लास में जो इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, उससे ही हमारा एविडेंस है, जो हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप मुझे पता है, आप जो है थीसिस, आप मतलब रिसर्च के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और आप इस दिशा में जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप कर पाए, कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह का बना पाए कि कौन सी पद्धतियां ज्यादा प्रभावशाली होती हैं उनकी। और कुछ भी दिखाने के लिए आपको डेटा तो चाहिए है। तो सॉरी, डेटा तो कोई हमारे पास नहीं है। कोई बात कोई नहीं। डेटा नहीं है हमारे पास। लेकिन मतलब क्लास में ही देखते हैं जो जिस चीज का असर होता है, जो बच्चे जैसे रिएक्ट करते हैं और भाषा का जो प्रदर्शन करते हैं, तो उससे पता चलता है कि कौन सा। नहीं, आपकी प्रस्तुति इतनी वृहद थी साधना जी कि मुझे लगा आपने अब तक कुछ काम किया होगा या कुछ उस तरह का डेटा आपने एकत्रित किया होगा कि उस पे कुछ, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं ये करना चाहिए, लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है सारे हिंदी शिक्षकों से, कि हम सब ये करेंगे, ये कर सकते हैं। वो कैन डू स्टेटमेंट में ना वैलिडिटी ऑफ द मेथोडोलॉजी फॉल्स बिहाइंड समटाइम। तो ये मेरा एक ओवरऑल एक यूनिवर्सल सवाल है सारे लोगों से। और नुपुर, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, आपको मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सवाल आपके लिए था कि जैसे हम बच्चों को अमेरिका में, या जब अगर हम अंग्रेजी सीखते हैं तो वी डोंट, आवर गोल इज नॉट टू साउंड लाइक एन अमेरिकन। हम बस अपने इंटेलिजिबल हो सकते हैं, हमारी अंग्रेजी अमेरिकी लोगों को समझ में आ जाए, ये एक गोल है। लेकिन अगर संगीत के माध्यम से अगर हम उस तरह की एक्सेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज आई मीन एज ए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्चर, मुझे पता है कि इट सीम्स अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट, खासकर तब जब बच्चे 5 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल तक वो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है, जिसमें आप अगर 10 भाषाओं से उनको एक्सपोज कराते हैं बच्चों को, 0 से 5 साल के बच्चों को, तो 10 भाषाएं सीख सकते हैं। लेकिन the plasticity of the cognitive brain dries up in many ways. जैसे जैसे हमारी उम्र होती है ना, हमारे दूसरे भाषा सीखने की शक्ति कम होते जाती है।
तो उस बारे में था कि इसलिए मेरा सवाल ऐसा था कि अगर हम आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत मजा आया। पापा कहते हैं तो मेरे भी पापा कहते हैं कुछ काम करो, लेकिन मैं इधर बैठा हुआ हूँ। लेकिन एक्सेंट के बारे में ही सवाल था कि आपके ख्याल से, आपके अनुभव से, क्या एक स्टूडेंट को नेटिव हिंदी स्पीकर जिनकी मादरी जुबान है या मातृभाषा है जिसकी हिंदी, उसके जिस तरह तो नहीं साउंड कर सकते हैं ना जिसके। तो ये एक सवाल, बस। मैं ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहता, मेरी छोटी बहन है तो। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मैं अगर साधना जी थोड़ा बताऊं, थोड़ा बिफोर, आई नो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं बोलो बोलो। पर मैं बस उनको यही आंसर करना चाहती हूँ कि यू नो, फ्रॉम अगेन स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पर आई थी यूएस जब मैं 13 साल की थी, और उसके बाद मुझे मौका मिला अलग अलग भाषाएं सीखने का। तो उसके बाद मैंने स्पैनिश भी सीखी 6 साल, और साथ में हिंदी के, क्योंकि मैं गाना वगैरह गाती थी और बॉलीवुड सॉन्ग्स का मुझे बहुत शौक रहा है। तो आई डोंट नो, आप मेरी हिंदी अभी सुन सकते हैं, लाइक मेरा एक्सेंट वगैरह, मुझे सब लोग बोलते हैं कि मेरा एक्सेंट अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं इंडियन एकदम वैसे ही बोल रही हूँ। तो आई थिंक बॉलीवुड सॉन्ग्स और जो उनका इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड इन माय प्रेजेंटेशन, इट्स लाइक कोलोकियल एक्सेंट इज मोर एम्फसाइज्ड इन दीज बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो उससे मुझे आई थिंक एक्सेंट मेरा, आई डोंट इवन नो कब सबकॉन्शियसली आई जस्ट काइंड ऑफ एक्सेप्टेड दिस एक्सेंट फॉर माई सेल्फ। तो आपके लिए एक वो है, प्रोपोजिशन है राजीव जी। जी। जब अगर आप अपने लिए ये कोई कर सकते हैं इस तरह की रिसर्च, कि आपके जो नॉन हेरिटेज स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनको आप 2 ग्रुप में रखें, एक ग्रुप को जो है सिर्फ म्यूजिक के थ्रू सिखाएं और एक को रेगुलर, तो आपका ये वाली जो थियरी है इसके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, कल मेरी प्रस्तुति में मेरा शोध मैं इसके ऊपर आप लोग से साझा करूंगा। तो फिर आपका फीडबैक और आप लोगों का मतलब, क्योंकि मैं तो पहली बार इस बहुत बड़े संस्थान के साथ जुड़ पा रहा हूँ, तो मिडवेस्ट में कौन पूछता है राजीव रंजन को, लेकिन किरण जी ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी इस परिवार का एक छोटा भाई, छोटा बच्चा की तरह। आप तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। और लोग ये बताइए, आपको मैं बीच में अवरोध कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर आपके पास कोई सुझाव है इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति है और ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं कम्युनिटी स्कूल्स के साथ, तो कम्युनिटी स्कूल्स जो है आपको किस तरह से डेटा दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि डेटा दें आपको जी, जो आपकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इससे फायदा तो सभी को होगा। फायदा तो जो भी कोई रिसर्च हम हिंदी के ऊपर करेंगे उससे हिंदी भाषा में हर तरह चहु और फायदा होगा। तो आपके पास अगर कोई सुझाव है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से हिंदी पढ़ाई जाती है यहाँ कम्युनिटी स्कूल्स में, हम लोगों ने उस पर जिक्र किया, मैंने उस समस्याएं कुछ बताई और सबको पता भी है, लेकिन उस समस्या का समाधान हमारे पास है क्या? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप वो जरूर बताएं सब। जी जरूर, मैं सबका समय नहीं लूंगा, 6 बज गया। कल मेरी प्रस्तुति में मैं कुछ बातें बताऊंगा, और मेरे ख्याल से आखिरी प्रस्तुतिकर्ता के हिसाब से ना, मुझे इसीलिए मैंने कहा कि मुझे सबसे थोड़ा सीख के और मैं उसको समावेशित करने की कोशिश करूंगा कि सबकी बातों को मैं एक साथ, क्योंकि आखिरी प्रस्तुति मेरी ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबके लिए थोड़ा कैटर कर सकूं। हाँ, बहुत अच्छा, हम इंतजार कर रहे हैं आपका सुनने का। बहुत 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 धन्यवाद। तो रश्मि जी, आप थोड़ा सा इसका राजीव जी, आपकी प्रस्तुति का हम सबको इंतजार रहेगा। और साधना, हाँ जी, रश्मि की आवाज बंद हो गई है। हाँ, वो फ्रीज हो गई हैं। ओके,
तो मैं ये कहना जी। चाहूंगी कि साधना और एंड नुपुर तुम्हारी पूरी वो तो अच्छा, मैं ये कहना, जब तक वो आती हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि साधना तुम्हारा भी प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा था, एंड नुपुर का तो पहली बार इस तरह का प्रस्तुतिकरण था जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन रश्मि जी, आप बोलिए और इसका समापन कीजिए। इसके बाद हम लोगों का 1-2 टेस्टिमोनियल और है, उसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, एंड उसके बाद 7 बजे शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। तो रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी आप बोल सकती हैं। नहीं, वो नहीं ओ, बोल, म्यूट हो गई है। ओके, तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, एंड जो भी सब सुन रहे हैं पूरे दिन भर से यहाँ पर लगे हुए हैं, एंड हम लोग बहुत सारी चीजें पूरी आज सीखे हैं, एंड हमको लगता है कि अगर हम लोग सब कोई उसमें से 10% भी अपने क्लासरूम में यूज कर सकें तो हम लोग अपने इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। एंड हमको पता है कि ये जो हम लोगों का प्रेजेंटर्स का ग्रुप है, हम लोग इसका ग्रुप बना के और आगे काम करने का कोशिश करेंगे। तो अशोक जी, अब आप टेस्टिमोनियल दीजिएगा, बट प्लीज गिव एवरीबॉडी a big hand to Sadhana and Nupur. Thank you, everyone. Thank you, Kiran aunty. थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो